नमस्कारम। आज हम यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट होता है ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम, उसका को जो 2015 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल एबिलिटी का जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो डिस्कस करते हैं। पेपर कोड है ये ए 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the indication out of the sentence I gave him a piece of my mind? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कॉल्डिंग। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो हम अपने माइंड, पीस ऑफ माइंड, मतलब अपने माइंड के अंदर अशांति तो आती ही है। तो सेम इज द थिंग विद कि ये ईडियम है, तो इसके मतलब हो जाएगा ए पीस ऑफ माई माइंड इज स्कॉल्डिंग समवन। तो इसका आंसर होगा डी, स्कॉल्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड? ब्लू ब्लड का मतलब क्या होगा? एक मतलब राजशाही खून जो रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लू ब्लड। तो इसका आंसर रहेगा एन एरिस्टोक्रेट। नेक्स्ट, ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड रेफर्स टू। ऐसा होता, ये इडियम है, इसका मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम किसी और का नुकसान चाहते हैं लेकिन हमारा खुद का नुकसान हो जाता है, तो उस सिचुएशन के लिए इडियम बना है ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड। मतलब कि he had problems as a result of his own plans to hurt others। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज ए बाल्ज? जो हम स्टोरियां सुनाते हैं, किंवदंतियां सुनाते हैं, उनको वर्सेस की फॉर्म में अगर जो हम सुनाते हैं तो वो होती हैं बाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पॉपुलर स्टोरी और फोकटेल इन वर्सेस। जैसे महाराणा प्रताप जी की कितनी फोकटेल्स जो हैं वो वर्सेस के अंदर हैं, हमें मिलती हैं राजस्थान के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज प्लेगियरिज्म मीन्स। प्लेगियरिज्म होता है हम किसी ने कोई काम कर रखा है होता है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, या उसके अंदर से जो उसने काम कर रखा होता है उसका कंटेंट हम हमारे कंटेंट के अंदर अगर हम मिला लें तो वो चीज आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म। आंसर हो जाएगा इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ऑन। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट इज rivalry between the two clans has become water under the bridge means। मतलब कि कोई किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो जब हम ये सोचते हैं कि चलो यार वो पुरानी बातें थी, रात गई बात गई, अब हम उन बातों को भूल जाते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो उस चीज के लिए ये इडियम है कि वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स इट हैज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। की जो राइवलरी थी वो जो है वो पुरानी बात हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका बी, इट हैज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। सेवंथ, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द टीचर गिव मी द बुक, और यहाँ पे फिर ये सेंटेंस है, सिंगल वर्ड है ओनली, उसको यहाँ पे पुट करना है। वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस, कंसिडर ऑल्सो द इंसर्शन ऑफ ए सिंगल वर्ड ओनली। ये जो ओनली वर्ड है इसको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इनटू दिस सेंटेंस टू इंडिकेट ए डिजायर्ड एम्फेसिस वेयर सेल दिस वर्ड इज इंसर्टेड इफ द एम्फेसिस इज टू बी ऑन द रेसिपिएंट। अगर ये एम्फेसिस अगर हमें रेसिपिएंट की साइड करना है तो ये पूछ रहा है कि ओनली वर्ड कहाँ पे आएगा। रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। बात हो रही है किसकी? द टीचर गिव मी द बुक। अब बुक है, उसको दी गई है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट के ऊपर ओनली का हमें एम्फेसिस करना है। तो ये कहाँ पे होएगा? द टीचर गेव ओनली। अगर हम यहाँ पे ओनली यहाँ पे लगा देते हैं ओनली मी द बुक, तो एम्फेसिस किसके ऊपर हो रहा है? एम्फेसिस हो रहा है रेसिपिएंट के ऊपर। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में हम यहाँ पे ले लेते हैं ओनली। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं 3 और 4 के बीच में ऑन द रेसिपिएंट साइड। उसके बाद कहता है ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन। आइटम मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूछा है कि अगर उसको उसकी यूनिकनेस के लिए हम देखें तो ओनली वर्ड कहाँ पे पुट होगा। तो ओनली वर्ड यूनिकनेस ऑफ द आइटम मतलब कि बुक के बारे में है।
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आइटम क्या है, वो है बुक। तो मी द बुक। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ओनली रखेंगे। यहाँ पे द टीचर गेव ओनली मी, ना ना, द टीचर गेव मी द ओनली बुक। अब यहाँ से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं द टीचर गेव मी द ओनली बुक। एम्फेसिस किसके ऊपर है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, कि भाई जो आइटम है ना उसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एम्फेसिस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 6 के बीच में हम ओनली को पुट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अब थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑन द गिवर साइड की जो गिवर है ना उसके ऊपर ओनली क्या एम्फेसिस करना है। तो ओनली द टीचर गिव मी द बुक, अगर हम यहाँ पे करें द ओनली टीचर तो नहीं आएगा, हम यहाँ पे करेंगे ओनली द टीचर गेव मी द बुक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली टीचर को एम्फेसिस करना है, तो यहाँ पे ओनली हम सबसे फर्स्ट में लगा देंगे, तो यहाँ पे बिफोर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इनमें से आंसर कौन सा है, बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 5 एंड 6 एंड बिफोर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिडैक्टिक। इसका आंसर होगा टीचिंग ए मोरल लेसन। डिडैक्टिक का मतलब रहता है टीचिंग ए मोरल लेसन टू समवन, हम किसी को भी अगर कोई भी मोरल लेसन सिखाते हैं तो। आंसर हो जाएगा 8 का बी। नेक्स्ट इज consider the statement the message of the peace and brotherhood permeated the address by the chief guest. Which of the following is meant by permeate in this statement? permeate का मीनिंग बताना है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग होगा to spread all over. Next question is arrange the following to form a grammatically correct sentence. ये एक पैराजम्बल है जिसको हमें करेक्ट करना है। चलो आइए इसको देखते हैं। Einstein was, although a great scientist, weak in arithmetic right from his school days. आइए करते हैं। Einstein was, although a great scientist, थर्ड कह रहा है weak in arithmetic right from his school days. यहाँ पे हम ये वाली स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, although a great scientist Einstein was. Einstein was weak in arithmetic right from his school days. ये देखिए ये स्टेटमेंट बन रही है, तो इसमें क्या आता है कि टू यहाँ पे है, ये वाली आइंस्टाइन वॉज, दिस इज फर्स्ट, वीक इन अर्थमेटिक, ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड, एंड दिस इज राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये आ जाएगा 4 के अंदर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, आंसर इज बी। Although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. Next is first but question कहता है कि in the what is the chronological sequence of the following event? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमारी होती है 1526 के अंदर। ये किसके बीच में होती है, बाबर के बीच में और ये दिल्ली सल्तनत के बीच में। तो इसके अंदर क्या होता है कि बाबर का जो है वो बाबर इसके अंदर जीत जाता है, और उसी से ही फिर क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से ही मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। वियतनाम वार ये शुरू होता है 1955 के अंदर ऑफिशियली, हालांकि जब यूएस की इसके अंदर एंट्री होती है 1960 के अराउंड, उस टाइम पे ये अच्छे से जोर पकड़ता है, और ये फिर 1973 तक चलता है कुछ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है हमारा 1789 से लेके 1799 तक। फर्स्ट गल्फ वार जो हमारा रहता है वो होता है 1990 के अंदर, और वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1919 तक ये चलता है, ठीक है। तो अब इनको हम क्रोनोलॉजिकली मिला लेंगे। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट
बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद हमारा आ जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट, फिर थर्ड। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट और थर्ड। जब हमें यही पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड है तो आगे का तो फिर हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ए में है और डी में है। अब यहाँ पे तो फर्स्ट तो है, सेकंड का हमें पता है कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 था, तो आगे का क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, हमें पता हो ना हो कोई बात नहीं होती, हमारा आंसर हो ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। बट फिर भी अगर हम इनको देखते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799, फिर वर्ल्ड वॉर 1 आ जाएगा, उसके बाद वियतनाम वॉर 2 एंड सबसे लास्ट में फर्स्ट गल्फ वॉर हो जाएगा। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट इज a branch of scholarship that flourished in Europe, particularly from the 15th to the 18th century, and was devoted to the appreciation, chronicling, and classification of historic and non-organic relics, monuments, and all texts referred to antiquarianism की जो एंटीक्वेरियनिज्म जो थी वो एक स्कॉलरशिप की ब्रांच थी जो कि यूरोप के अंदर फ्लोरिश हुई थी। किस टाइम पे फ्लोरिश हुई थी? 15th सेंचुरी के अराउंड, 15th to 18th सेंचुरी। जो किस चीज को डिवोट करती है? एप्रिशिएशन करना, हिस्ट्री के अंदर उनकी क्रोनोलॉजी को देखना, फिर उनके रेलिक्स को, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक रेलिक्स, इन सब के लिए जो एक और ब्रांच फ्लोरिश हुई थी उसको बोला देंगे एंटीक्वेरियनिज्म। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct in respect of स्त्री धन? स्त्री धन जो फीमेल, जिसको हम हिंदी में स्त्री बोलते हैं, तो स्त्री धन जो कि जो धन जो मनी है वो स्त्री से जुड़ा है, फीमेल से जुड़ा है, विमेन से जुड़ा है स्त्री धन। ठीक है, तो क्या होता है स्त्री धन? हिंदू रूल बुक के अंदर कि भाई, और पुराने जमाने में भी जब वेदों का टाइम था उस टाइम से ये प्रथा जो है वो है कि स्त्री धन होता है जिसमें हम स्त्री को, विमेन को गिफ्ट देते हैं, या तो उसकी शादी के टाइम पे देते हैं, या फिर वो कोई भी गिफ्ट, जो कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर जो एक्वायर करती है उसे कोई उसके इन लॉज देते हैं या उसके पेरेंट्स देते हैं या कोई और भी देता है। मेनली पर यही रहता है पेरेंट्स और इन लॉज का। तो वो ऐसी सारी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है? स्त्री धन को बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट पूछी गई है, वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू ए वीमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू ए वीमेन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट मैरिज। उसकी फर्स्ट मैरिज मतलब कि पहले तो कह रहे हैं कि उसकी जो फर्स्ट मैरिज होती है वीमेन की, उस टाइम पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब उसकी शादी की जाती है तो उसको पेरेंट्स जो हैं वो भी गिफ्ट देते हैं और जो इन लॉज होते हैं वो भी उसको गिफ्ट देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो उसके अंदर आभूषण भी आ जाएंगे, ज्वेलरी आ जाएगी आपका, और पैसा आ जाएगा, कोई और प्रॉपर्टी हो वो जो भी वो देते हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है ऑन दी वीमेन्स डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। ये बिल्कुल ठीक है। अगर वीमेन की डेथ हो जाती है तो वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसका राइट होगा? उसके बच्चों का और उसके पति का। ओके, नेक्स्ट इज on the women death, this wealth could be inherited by her natural legally adopted children with none of the son-in-law having any claim on any part thereof। ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर विमेन की डेथ हो जाती है तो अगर उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट कर रखा है तो वो ऑब्वियस है कि वो उसके पास जाएगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई माँ है, माँ बन गई है, वो उसकी माँ है, अडॉप्ट कर रखा है बच्चों को, तो बच्चों माँ से बच्चे के पास जा सकती है प्रॉपर्टी। लेकिन दामाद, मान लो बेटी है उसकी और बेटी के हस्बैंड को वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी अगर विमेन की डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि विमेन के दामाद को उसकी जो प्रॉपर्टी स्त्री धन है वो हम नहीं दे सकते, वो उसके पास उससे बिलोंग नहीं करता है वो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये चारों स्टेटमेंट ठीक हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में बताया है कि फर्स्ट एंड फोर्थ जो आंसर ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। हालांकि ये चारों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन यूपीएससी ने अगर ऑप्शन दिया है कि 1 and 4
तो हम 1 एंड 4 को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर शायद फर्स्ट मैरिज आ जाता है, शायद इसलिए उन्होंने नहीं इसको कंसिडर किया होगा। बट जब मैंने गूगल किया था तो गूगल के अंदर और जो और पढ़ा था उसमें सब में ये चारों स्टेटमेंट ठीक थी। बट हम जाएंगे तो यूपीएससी के आंसर के साथ ही, तो यूपीएससी आंसर देती है 1 एंड 4। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो है थोड़ा सा ट्रिकी, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। फिलहाल जो है ये क्वेश्चन जो है ये 2015 के अंदर पूछा गया था। तो उस टाइम पे क्या था कि 28 जो है 27 जो तो है वो तो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थी, और क्या कहते हैं 29 एक सेकेंड 2015 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स थी 29 और यूटीज थी, यूनियन टेरिटरीज थी 7। तो अगर ये 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उस अकॉर्डिंग तो इसका आंसर है सी 28 एंड 7। पर अब 2025 के अंदर अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी 8 रीजन बीइंग की जे एंड के और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए थे 2019 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ठीक है, तो आंसर इसका 2015 के अकॉर्डिंग सी है, बट एट प्रेजेंट हम इसको अगर अपडेट करें तो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द वेस्टर्न घाट। UNESCO declared 39 places in the Western Ghat as World Heritage Site in 2012। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यूनेस्को ने 29 प्लेसेस जो है वेस्टर्न घाट के अंदर जो है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 2012 के अंदर डिक्लेयर किया था। इट इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज मिलती हैं, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये 8th हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ इट हैज 2 रिजर्व्स एंड 30 नेशनल पार्क्स। ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, 2 रिजर्व्स हैं और 30 नेशनल पार्क हैं। ओएनजीसी सर्वे हैज रिसेंटली फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व्स। ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ऐसी कोई यहाँ अभी यहाँ पे उस टाइम पे सर्वे के हुआ जिसके अंदर ऐसा आया हो कि ओएनजीसी ने वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत सारा ऑयल फाइंड आउट किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू। इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, ट्रू कि नॉट ट्रू। नोट का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अक्सर यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। आंसर रहेगा इसका डी, क्योंकि सिर्फ एक यही स्टेटमेंट है जो गलत है। नेक्स्ट इज अयोध्या इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। आंसर है सी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या लोकेट करती है। क्वेश्चन 17। The Khilafat Committee accepted Mahatma Gandhi's suggestion for a non-violent, non-cooperation protest against the government in its meeting at. Answer is C, इलाहाबाद। खिलाफत कमेटी जो थी वो जब वर्ल्ड वार 1 हो चुका था उसके बाद टर्की जो है वो हार गया था, और वहां पे टर्की पे पहले जो था वो ओटोमन एम्पायर थी और उसके अंदर खलीफा रहते थे। तो जो खलीफे थे उनका जो वहां पे राज था वो खत्म कर दिया गया था। उसी चीज को ओटोमन एम्पायर के अंदर खलीफा को बचाने के लिए ही मुस्लिम्स ने इंडिया के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाई थी और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की थी। तो इस टाइम पे जो ये बातें हैं 1919 की, इसी टाइम पे फिर वो जलियांवाला बाग जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। तो उससे फिर क्या हुआ था कि गांधी जी साथ में आए थे और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी। तो ये बहुत एक अच्छा टाइम था, एक बहुत जिसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम आपस में एक हो सकते थे और वो एक हुए। इससे क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट जो थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो दोनों जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी एक मिसाल है।
तो वो सब चीजें हुई थी इस टाइम पे। तो इसी चीज को भाई खिलाफत जो मुस्लिम्स हैं और वो जहां पे राजी हुए थे, गांधी जी के साथ मीटिंग हुई थी, तो वो सारी चीजें इलाहाबाद के अंदर हुई थी। और आगे जाके फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी उसके अंदर इसका काफी अच्छा योगदान है। नेक्स्ट, व्हाट इज नो इंडिया प्रोग्राम KIP? A program for children aged 12 and 15 years from rural areas to make them aware of different aspects of India. हालांकि ये भी एक पॉलिसी है पर ये इसके अंदर नहीं आती है, नो इंडिया प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट, ए प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट विजिट्स ऑफ रूरल टीचर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये an outreach program of the Ministry of External Affairs to build closer ties with India's neighborhood, a program for diaspora youth to promote awareness among them about different aspects of India. Answer is D, नो योर इंडिया। मतलब हमारे जो विदेश के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं वो जो रहते हैं उनको जानने के, वो हमारे इंडिया को जाने, उन सब चीजों के लिए हमने नो योर इंडिया प्रोग्राम किया है। इसके अंदर फिर वीजा के अंदर कोई मतलब कि जो वीजा के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो थोड़ा सा इजी हो गई है। और मतलब कि और भी अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसके अंदर अलग से लेआउट बनाया है कि हमें क्या क्या प्रोविजंस मिलेंगे, उसके अंदर क्या क्या उनको चीजें इजी रहेंगी। तो ये नो इंडिया प्रोग्राम के अंदर यही है कि इंडियन डायस्पोरा इंडिया के अंदर आए, इंडिया को देखे और फिर उस अकॉर्डिंग यहाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है या इंडिया के कल्चर से जुड़ना है, बाकी सारी चीजें उस अकॉर्डिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर शोन बिलो? ओके, ये फिगर है। पेरीमीटर किसी भी चीज का क्या होता है कि जिसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स का सम, अगर साइड्स है तो, या फिर अगर तो यहाँ पे अगर अब हम पेरीमीटर देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है AJ is 10, JI is 12, AB X, या तो यहाँ पे हमने AB हमें X दे रखी है। एक सेकंड, AB हमें X है गिवन है, CD X plus 1 है, EF is X plus 2 and GH is X plus 3। BCDE ये जो है, ये सारी जो है साइड्स ये इक्वल हैं, ये y के हैं। तो अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का जोड़ ही तो रहता है। तो AJ यहाँ पे अगर हम करते हैं तो AJ प्लस JI प्लस AB प्लस CD प्लस EF प्लस GH प्लस BC प्लस DE प्लस EG प्लस HI। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 10, AJ is 10 प्लस JI is 12 प्लस AB is X प्लस CD is X plus 1 प्लस EF is X plus 2 प्लस GH is X plus 3 प्लस BC is Y plus Y plus Y plus Y, क्योंकि all are equal, BC plus DE plus EG plus HI is equal to Y। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 22 प्लस 1 2 3 4 4x प्लस 1 2 6 प्लस 4y is equal to 28 plus 4x plus 4y। ये हो गया हमारा 28 plus 4x plus 4y। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू निकालते हैं x और y की। अब यहाँ पे दे रखा है JI जो है वो हमारा 12 है और ये जो JI है ये पूरा ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स हम यहाँ पे देखते हैं 4x
यहाँ पे 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये जो सबका सम है ना ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस जी एच, ये पूरा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वल किसके है, ये जे आई के इक्वल है। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6/4 इज इक्वल टू 1.5। और अब यहाँ पे हम बी सी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एच आई को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4y, 4y इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये जो सारी हैं ये इक्वल है एजे के, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये वैल्यू जो है वो हम अगर इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं 28 प्लस 4 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 2.5, तो ये सोल्व आता है 44 सेंटीमीटर। आप ये खुद से सोल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ओके, नेक्स्ट, special economic zones are developed to generate additional economic activity throughout the country, beautify suburban areas, upgrade the facilities in the countryside, promote investment from domestic and foreign sources। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज रहते हैं जहां पे जो बाकी पूरे देश के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक जो रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो इन यहाँ पे इन जोन्स के अंदर नहीं लगती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इनके अलग से पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। इसके अंदर जो भी और रेगुलेशंस रहती हैं जो हमारी जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, या और भी जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती हैं, वो सब इनके अंदर इनमें छूट होती है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अपने देश के अंदर ला सके और हमारे देश के बिजनेसेस जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। ये मेनली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर्पज से होती हैं, और ये देश के अलग अलग एरियाज को, जोन्स को देख के और फिर वहां पे स्टैब्लिश की गई हैं। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर क्या रहता है, आंसर हो जाएगा प्रमोट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। नेक्स्ट, which of the following statement reflect the distinctive features about 6th century BEC Ganas and Sanghas? Statement 1, the ancient Indian Ganas were oligarchies। ये statement बिल्कुल सही है। ओलिगार्ची क्या होता है, ओलिगार्की होता है, ओलिगार्की रहता है जो रूल्स जो होते हैं वो कुछ ही लोगों के द्वारा, मतलब कि कुछ एक काउंसिल्स होगी मिनिस्टर्स की, वो रूल्स करती है, कुछ ही, रूल बाय फ्यू। तो चाहे वो काउंसिल्स लगा लो या फिर कुछ कुछ जो मेजर्स या बड़े पोस्ट के ऊपर कुछ लोग जो रहते हैं वो जो रूल करते हैं, उनके काउंसिल्स हो जाती है अलग अलग। काउंसिल्स के अंदर चाहे वो 5 लोग हों चाहे वो 10 लोग हों, वो ही रूल करते हैं। तो एंशियंट इंडियन गनाज वर ओलिगार्की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द एंशियंट इंडियन गनाज वर नॉन मोनारिकल स्टेट, बिल्कुल, क्योंकि पहले स्टेटमेंट के अंदर तो ये बोल रहे हैं कि ये ओलिगार्की है, नेक्स्ट के अंदर ये बोल रहे हैं कि नॉन मोनारिकल स्टेट्स हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मोनार्की क्या होती है, मोनार्की जहां पे एक राजा का रूल रहता है और हिरार्की फिर उसी से चलती है कि भाई उसके ही फिर डिसेंडेंट जो है फिर वो आगे राजा बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मोनार्किकल स्टेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, मगधा, कोशाला, वत्सा एंड अवनति वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑफ दैट इरा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की बात की गई है। हालांकि मगधा, कोशाला, वत्सा, अवनति जो थी ये मोनार्किकल स्टेट्स थी, ये घनास के अंदर नहीं आती थी, बट यहाँ पे वो पूछा नहीं गया, यहाँ पे बात की गई है स्टेट्स की कि वो पावरफुल थी, तो ऑब्वियसली दे वर पावरफुल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आते हैं द प्रोसीजर्स ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर संघा, बुद्धिक मोनास्टिक ऑर्डर को ही तो हम संघा बोलते हैं, वर पैटर्न ऑन द संघा पॉलिटिक्स। बिल्कुल, जो संघा की जो पॉलिटिक्स थी, जो भी ये जैसे घनाज की और संघास की वहां उस टाइम पे कैसे वहां पे पॉलिटिक्स थी, तो उसका बुद्धिस्ट के ऊपर इफेक्ट बिल्कुल था। जहां पे वो जो बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर थे वहां पे उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसका डेफिनेटली उनके ऊपर इफेक्ट था। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 21st का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
Okay, what is the chronological sequence of following development? Decline in the export of Indian cotton, cotton boom in India, civil war in America. तो इसके लिए आंसर रहेगा सिविल वॉर इन अमेरिका होता है शुरू 18, कॉटन बूम इन इंडिया 1862 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है, क्योंकि सिविल वॉर शुरू हुआ था 1861 से लेके 1865 तक ये सिविल वॉर रहता है। कॉटन बूम फिर जैसे ही अमेरिका के अंदर सिविल वॉर रहता है तो जो भी टेक्सटाइल था, ब्रिटेन के पास जो कॉटन जाती थी और ब्रिटेन की टेक्सटाइल कंपनीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो कॉटन चाहिए थी, उसकी फिर वो वहां पे वो पूरी की पूरी उनकी एडिक्वेसी जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। रीजन बीइंग क्योंकि अमेरिका खुद सिविल वॉर के अंदर था, तो वो उनकी सप्लाई पूरी अच्छे से हो नहीं पाती थी। तो ब्रिटेन को कॉटन का जो ब्रिटेन के अंदर जो इंपोर्ट था यूएस से कॉटन का, वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया था। वो ब्रिटेन की डिमांड को पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन ब्रिटेन को तो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन चाहिए है, तो ब्रिटेन तो अब कोई अल्टरनेट देखेगा ना। तो ब्रिटेन ने अल्टरनेट देखा इंडिया को, और इंडिया के अंदर से फिर ब्रिटेन ने इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू किया, यानी कि इंडिया का ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ कॉटन। और इसके अंदर सबसे ज्यादा तो बॉम्बे डेक्कन का एरिया था, बॉम्बे डेक्कन, वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो वहां से जो इंडिया के अंदर वहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ब्रिटेन को हुआ था। आप ये लगा लीजिए 1862 से लेके 1861 से ही लगा लो, 1861 से लेके 65 तक 4 साल के अंदर 90% जो कॉटन था वो अकेला बॉम्बे डेक्कन के, और वहां यहाँ से मतलब कि ब्रिटेन को जो कॉटन चाहिए था उसका 90% की जो पूर्ति थी वो यहाँ से ही हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या था, इस टाइम पे कॉटन बूम हो गया भाई, फुल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ से, तो बहुत लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही अमेरिका के अंदर सिविल वॉर खत्म होता है 1665 के अंदर, तो फिर क्या होता है, जैसे ही सिविल वॉर खत्म होता है तो अमेरिका से फिर से ब्रिटेन को कॉटन मिलना शुरू हो जाता है। अब अमेरिका के कॉटन की वैल्यू, जो कॉटन था वो तो बिल्कुल फाइन था, तो उसकी क्वालिटी को इंडियन कॉटन जो था वो बीट नहीं कर पा रहा था। इससे क्या हुआ कि जब जैसे ही सिविल वॉर अमेरिका में खत्म होता है, इंडिया का जो कॉटन बूम था वो भी खत्म होता है और वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो क्रोनोलॉजी ऐसे ही बनती है, पहले सेकंड कॉटन बूम इन इंडिया, फिर सिविल वॉर रहता है 2, 3 एंड देन डिक्लाइन शुरू होता है कॉटन का। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following are the typical difference between the private insurance programs and the social insurance program? इसके अंदर पूछा गया कि भाई प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम कौन से हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स जो है और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है उनके बीच में डिफरेंस, एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं वो वॉलेंट्री बेस के ऊपर रहते हैं, तो उसके अंदर वो यहाँ पे एडिक्वेसी का मतलब ये कि हमें जिस प्रोग्राम की जरूरत है, हमें जैसे कि हमें अभी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना है या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है, उस अकॉर्डिंग की हमें जरूरत किस चीज की है, उस अकॉर्डिंग हम अपना इंश्योरेंस प्लान करेंगे। या फिर हमें अगर इंश्योरेंस होती है वो करवानी है, तो वो हमें किस तरह की, मतलब कि हमें कौन से बेनिफिट लेने हैं, किस अकॉर्डिंग करवाने हैं, वो हमारी खुद की विल रहती है, तो इसके अंदर हमें बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी। तो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो इक्विटी के ऊपर काम करता है, मींस इक्विटी मींस कि हमें सबको लेकर चलना है, हमें सबको लेकर चलना है कि भाई हमें नीचे तबके के लोग जो हैं उनको भी लेकर चलना है, और बराबर सबको लेकर चलना है। ये नहीं है कि एक को ले लिया उसको बहुत अच्छा दे दिया, एक को कम है, जैसा कि प्राइवेट के अंदर होता है। प्राइवेट के अंदर अलग रहता है, सोशल में हमें जो सोशल रहेगी उसके अंदर हमें सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है और होता भी है कि उसमें हमें बेनिफिट्स उतने नहीं मिलते, क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं हम, तो उसमें हमें सिर्फ बेसिक बेनिफिट्स मिल पाते हैं। ओके,
तो ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, बिल्कुल ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। प्राइवेट के अंदर जो रहता है हमारा वॉलंटरी होता है, अगर हमारा है हमें करना है तो हम करेंगे वरना नहीं लेंगे। लेकिन सोशल इंश्योरेंस के अंदर अगर हमें कुछ बेनिफिट्स लेने हैं तो हमें पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी राइट्स, इसके अंदर क्या है कि भाई अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस से कर रहे हैं ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कि भाई मुझे अपना इंश्योरेंस करवाना है, किसी कंपनी से करवाना है, वो मेरे इंश्योरर है, तो मेरे और उसके बीच के अंदर जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई आपका इतने साल का है, आपको फर्स्ट प्रीमियम ये देना होगा, इतने साल आप नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी बॉन्ड रहेगा या जैसा भी उनका जो पॉलिसीज होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में क्या होएगा, उसके बाद ही चीजें आगे इम्प्लीमेंट होंगी। और लेकिन इसके अंदर क्या है, ये स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को लॉज बनाना पड़ता है चाहे, और उस लॉ के थ्रू फिर वो जो है वो पॉलिसीज बनती हैं और फिर हम उस चीज को अवेल कर सकते हैं। तो ये सोशल राइट्स हो जाते हैं। अब तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड और थर्ड भी। अब आती है फंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट इंश्योरेंस जो रहती है उसके अंदर हमें प्रीमियम्स देने पड़ते हैं, तो प्रीमियम के थ्रू फंडिंग रहती है। लेकिन सोशल इंश्योरेंस के अंदर हमारा जब अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कैसे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं या कहीं पे भी हैं तो वहां पे हमारा पीएफ कटता है, वहां से फिर हमें फंडिंग मिलती है। तो चारों के चारों जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है डिफरेंसेस, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, unbalanced growth is hypothesized when expansion can take place simultaneously on several growth routes, supply of labor is fixed, supply of capital is limited, active sector need to and do energize sluggish sector. Answer is D. अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है उसको प्रपोज किया था एल्बर्ट ओ हिचमैन ने। उन्होंने ये कहा था कि जैसे एक तो हम अब नॉर्मली क्या रहता है कि हमारे ओके, एल्बर्ट ओ हिचमैन ने जो है ये अनबैलेंस ग्रोथ का जो प्रपोज किया था। उनका क्या कहना था कि जैसे पहले नॉर्मल हमारा क्या है कि हर जगह पे इवन ग्रोथ होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे भी ग्रोथ सही होनी चाहिए, यहाँ पे भी हर सेक्टर के अंदर इवन। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इवन ग्रोथ हो। उन्होंने कहा था कि अगर एक सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ चल रही है, एक सेक्टर के अंदर ग्रोथ चल रही है तो उसको उसको फिर वो जो क्या करेगा, उससे फिर दूसरे सेक्टर के अंदर वो उनको भी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी। क्योंकि मान लो अब हमारे इधर क्या कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन था, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ था कि भाई उधर मिल्क प्लांट लग गए थे, तो वो हमारा मतलब कि इंडिया ने क्या है कि मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर तो महारत हासिल कर ही ली थी। उससे क्या हुआ था कि वहां पे तो हुआ ही, साथ के साथ जो किसान थे उनकी भी फिर क्या है कि ग्रोथ हुई। तो ये किस चीज के अंदर आ जाएगी, ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि एक्टिव सेक्टर्स नीड टू एंड डू एनर्जाइज स्लगिश सेक्टर्स, कि भाई अगर एक सेक्टर की ग्रोथ चल रही है तो अगर वो हो रही है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्टर्स की भी ग्रोथ होगी उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट अप्रूवल नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विद ए मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। India's rural teledensity to be improved from 39% to 40% in the next 5 years, ये भी बिल्कुल ठीक है। रोमिंग चार्जेस शैल बी स्क्रैप्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2 and 3, आंसर डी। नेक्स्ट, which of the following is one of the millennium development goals fixed by the UNO? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो 2015 का है, तो 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो जो थे, क्योंकि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जो टाइम पीरियड था वो था 2000 से 2015 तक का। तो ठीक है, अभी तो शायद ये फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज, तो क्या पता आगे भी पूछा जाए कि भाई वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो हमें पता होना चाहिए कि वो 2000 से 2015 तक थे।
उसी टाइम तक वो उसके अंदर 8 टारगेट थे, 8 टारगेट्स को हमें पूरा करना था। तो इसके अंदर पूछ रखे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है। halving extreme poverty and halting the spread of HIV and AIDS, develop a new variety of food grains which can ensure bumper crops to ensure that population doesn't increase in the least developed countries, develop procedure towards adequate and timely frame for warming on hurricanes and tsunamis। तो इसके अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के के अंदर एसिमिलेट है जो ऑप्शन वो है ए, halving extreme poverty and halting the spread of HIV AIDS। The term carbon footprint means a region which is rich in coal mines, the amount of reduction in the emission of CO2 by a country, the use of carbon in manufacturing industries, the amount of greenhouse gases produced by our day-to-day activities। सबसे खास बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं उसके अंदर हम जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसके अंदर CO2 प्लस मीथेन CH4, जो CO2 और जो मीथेन है ये दोनों आती हैं हमारे कार्बन फुटप्रिंट। तो इनसे जो भी कार्बन इमिट रहता है और जो हमारे मतलब कि जो हमारे एनवायरमेंट को, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको इफेक्ट करता है, जिससे फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब क्या, मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इस चीज को हमें सही बताती है। तो कार्बन फुटप्रिंट द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ये मतलब कि कोल माइंस हैं, ठीक है, कोल माइन से हमें मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बट ये एक फिजिकल एंटिटी बता दी गई है, इससे कोई मतलब कि इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। का अमाउंट ऑफ रिडक्शन का तो कोई सिस्टम ही नहीं है CO2 का। द यूज ऑफ कार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक एस्पेक्ट है, बट ये कार्बन फुटप्रिंट की मतलब स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि भाई कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं और फिर वो हमारी डेली एक्टिविटी के से हो रही हैं, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पोल्यूशन हो, चाहे फिर वो आप और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज हैं उनसे हो, और भी मतलब कि हम और जैसे एग्रीकल्चर है उससे, किसी भी चीज से कार्बन जिससे इमिट हो रहा है, मीथेन जिससे इमिट हो रहा है, तो ये डेली एक्टिविटीज जो हमारी हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर से ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट के अंदर। तो आंसर है हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज अमंगस्ट द फॉलोइंग हु इज द लेटेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। तो इसका आंसर रहेगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि ये क्वेश्चन 2015 का है, तो इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इस टाइम के जिनको भी अवार्ड्स मिले हैं वो हम अपना ध्यान में अपडेट कर लेंगे अपने आप को, और उस अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडियसली फिजिबल इन जोन्स ऑफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, आप सभी को पता है 1960s के टाइम पे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, स्वामीनाथन जी की लीडरशिप के अंदर ये हुआ था, और अभी अभी उनको क्या कहते, अभी अभी उनकी 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैंप भी जो है वो उनके लिए लागू की थी। तो ये तो था हमारा स्वामीनाथन जी जो थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के अंदर ये हुआ था, मतलब कि तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेन जो स्टेट थी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जो स्टेट्स थी, इनको इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफी फायदा हुआ था। रीजन बीइंग कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो बड़ी अच्छी थी। तो यही कह रहे हैं कि इन इंडिया वाज एक्सपीडियसली फिजिबल इन जोन्स जहाँ पे अश्योर्ड इरिगेशन थी, मतलब कि इरिगेशन जहाँ पे अच्छी थी वहां पे हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़े बेनिफिट्स देखने को मिले, और जो हम आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि एक ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ही था जिससे कि हम एक वीट इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट कंट्री बन गए हैं। आज तो हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर से आते हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है।
तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड मतलब कि नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला जो थे वो इसके बहुत बड़े इसको इसको अपार्थाइड के बहुत बड़े क्या कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसके अंदर क्या होता है कि एक रेशियल सेग्रीगेशन होता है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं और या जो मतलब कि जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा ब्लैक रहता है, उसको जो व्हाइट वाले हैं वो अपने से अलग रखते हैं। इसको हम हिंदी में रंग भेद बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो जिसके अंदर अब वो तो हमारा ज्योग्राफी की वजह से हमारा कलर रहता है। अब अफ्रीका है, साउदर्न अफ्रीका है, और वो जो कंट्रीज है वहां पे एनवायरमेंट ही ऐसा है, ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां के लोग जो है वो ब्लैक रहते हैं। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने वहां पे उसको कॉलोनी बना लिया था, तो उस टाइम पे जो वहां के जो नेटिव लोग थे उनको जो वो ब्लैक थे उनको हर जगह से अलग कर दिया था कि भाई ये नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुम दूर रहोगे, तुम ये जो हमारा एरिया है इसके अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। उनके अलग रूल्स थे उनके लिए, उनकी जगह ही अलग थी, चाहे वो वर्शिप के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, पानी पीने से लेके हर चीज के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो अपार्थाइड के अंदर आती हैं, रंग भेद। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या रहता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, नहीं 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 नहीं, ये है ए पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन कि भाई ये जो है ये ब्लैक रेस है, हम व्हाइट रेस है, व्हाइट रेस आर सुपीरियर, ये व्हाइट रेस वालों का मानना था। बट क्या है, हम वी ऑल आर इक्वल। आंसर इज डी। Okay, transportation plays a great role in any economy. Which of the following mode of the transportation has the highest elasticity? Highest elasticity. Elasticity क्या होती है? यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि मान लो कि जैसे हम पैसे से लेको, टाइम से लेके, या फिर एक उस टाइम पे एक उस मोमेंट से लेके, सिचुएशंस पे लेके चीजें जब फ्लक्चुएट होती हैं, राइज होती हैं, अप एंड राइज होती हैं, उस चीज को इलास्टिसिटी बोलते हैं किसी भी चीज की। अब यहाँ पे आता है एयर का। एयर का अब मान लो कि कोई पीक सीजन है, एयर के अंदर क्या रहता है कि टाइम फ्रेम क्या है कि हम 2 से 3 घंटे में, अगर हम विद इन इंडिया के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो 3 से 4 मतलब कि 2 से 3 घंटे के अंदर विद इन फ्यू आवर्स हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे चार्जेस जो रहेंगे टिकट्स के वो ज्यादा रहेंगे। उसके बाद क्या रहता है कि अगर मान लो फ्लाइट्स वहां पे कम है, कहीं पे कम जा रही है, या फेस्टिवल सीजन है, या फिर कोई और पॉलिटिकल रीजंस या जियो पॉलिटिकल रीजंस हो जाते हैं, उस वजह से उसके रेट्स के अंदर, उनकी टाइमिंग्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो एयर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये लिमिटेड है। अगर एकदम से फेस्टिवल सीजन रहेगा या कार्गो हमें कहीं लेके जाना है तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर आदमी उनको पे कर पाए। तो इससे क्या है कि उसकी इलास्टिसिटी जो है एयर की वो सबसे ज्यादा रहेगी। रेल की इलास्टिसिटी जो ट्रांसपोर्ट की है वो कम रहेगी, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल रहती हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो इनके जो टिकट्स के या इसके अंदर जो ट्रैवल का जो हमारा एक्सपेंसेस आता है वो इतना ज्यादा डिफर नहीं करता है कि भाई आज कुछ है कल को कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये मोस्टली बहुत ही कम डिफर अप एंड डाउन करता है। तो यहाँ पे रेल की जो है वो इलास्टिसिटी कंपैरेटिव टू एयर बहुत कम कम रहेगी, हाईएस्ट नहीं होगी। रोड भी क्या है कि आप और मैं हर किसी कॉमन मैन को आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो अगर वहां से हम ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, कार्गो लॉजिस्टिक वगैरह का भी कर रहे हैं, तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है कि
आज चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कुछ हैं, आज अगर हमें सामान लो कहीं से कहीं भेजना है तो आज चार्जेस कुछ हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जब कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तब वो उनके जो जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो रोड की इलास्टिसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। और वाटर वाटर के अंदर तो वाटर की ट्रांसपोर्ट इलास्टिसिटी तो बहुत ही कम है। रीजन बीइंग कि वाटर के अंदर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिप को मतलब कि इनलैंड वाटर्स के अंदर भी अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है या बाहर करना है तो एक डिफाइंड एक्सपेंस रहता है कि भाई यहाँ से यहाँ पे इतना जाएगा। ये नहीं है कि सिचुएशंस के हिसाब से हर रोज वहां पे कोई सिचुएशंस बदलती हो और उस हिसाब से फिर यहाँ पे चीजें बदल मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस या फिर टाइम भी फिर फ्रेम या फिर कुछ इस तरह से बदल जाता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आंसर्स तो इसका होना चाहिए एयर, बट यूपीएससी ने अपनी आंसर की के अंदर इसका आंसर दे रखा है रोड। तो वो अब मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने गूगल किया था उस पे भी एयर का ही दिखा रहा था, बट अब यूपीएससी ने रोड दिया है तो आप सी आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, how does an expansionary monetary policy affect the rate of interest and level of income? मतलब कि अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि इकोनॉमी अगर डाउन चल रही है तो उस टाइम पे कैसे इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाए, उस टाइम पे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लेकर आते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर क्या होगा, जब अगर हम हमारा जो लोगों के पास अगर खर्च करने को पैसा होगा तो फिर लोग वो पैसा खर्च करेंगे। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे और जब वो पैसा खर्च होगा तो फिर चीजों की डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से फिर हम डाउन टाइम चल रहा होता है उससे ऊपर उठ पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्या मतलब कि कैसे अफेक्ट करते हैं अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी लगा लाते हैं तो कैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इसमें रेज द लेवल ऑफ इनकम बट लोअर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल, जब बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर वो लैंड करते हैं अगर उसकी कैप को अगर वो डिक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक जो लेंडिंग जिस अमाउंट के जिस रेट के ऊपर दे रहा है अगर वो रेट कम होगा तो जो बाहर के लोग हैं वो लोन लेंगे, वो परचेजिंग करेंगे, बैंकों से लोन लिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे लोगों के पास पैसा आएगा और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो आंसर रहेगा इसका ए, रेज द लेवल ऑफ इनकम। लोगों की तो इनकम रेज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जब बैंक जो है वो उनको पैसा देंगे, लोअर मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट सिंपल सी बात है कम रहेगा तो कंपनीज हैं वो भी बोरो करेंगी और जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो भी बोरो करेंगी, एमएसएमईज हैं और हैं वो सब बोरो करेंगे। और अगर रेट हाई रहेंगे तो कि कोई भी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो वो सोचे तो गई ना सबसे पहले कि भाई किस रेट के ऊपर हमें रुपया मिल रहा है। अगर ज्यादा रेट है तो वो थोड़ा हिचकिचाएंगे बोरो करने में, इसलिए लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेज द लेवल ऑफ इनकम। तो ये रहेगा आंसर ए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यही होएगा कि इंटरेस्ट रेट तो कम रहेंगे और लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन है in a medium-sized township, the trend of annual immigration in is an addition of 20% of the population as it was at the beginning. Also, 15% of the population as it was at the beginning is estimated to relocate elsewhere every year. If the current population is this, what is the likely population 3 years hence? इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई जो 20% है ना, 20% जो लोग हैं वो तो यहाँ पे आ रहे हैं। कोई टाउनशिप है वहां पे 20% लोग तो आ रहे हैं, जो जितनी भी वहां की पॉपुलेशन है वहां से। और फिर क्या कह रहा है कि
15% लोग जो हैं, जो वहां पे हैं, वो कहीं और चले जा रहे हैं, कहीं और रिलोकेट हो जा रहे हैं, कहीं पे भी वो रिलोकेट हो जा रहे हैं। तो इससे इससे क्या ये हो गया और ये हो गया। अब क्या है, एवरेज कितना निकल के आया? अभी 20% आ रहे हैं, 15% जा रहे हैं हर साल। तो हमारे पास क्या आता है भाई, 5% जो रेट है वो रहती है हमारे पास। भाई 5%, 20% आने वालों की या 15% जाने वालों की, तो 20 - 15, 5% रह गए हैं ना, कि भाई 5% है वहां पे हर साल नए बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हर साल जो है वो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर लगेगा कि 5% की रेट है हर साल भी, आज इतने 5%, नेक्स्ट 5%, नेक्स्ट 5%, तो फॉर्मूला लगेगा 1+r, कितना रेट है अपॉन में टाइम, और ये जो इतनी है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगने से क्या हो जाएगा, रेट कितना है 5% है, 1+5 अपॉन 100, टाइम कितना है 3 साल, तो इसमें क्या रह जाएगा 105/100, 21/20, साथ में पॉपुलेशन कितनी है हमारी 80,000, मल्टीप्लाई दिस। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ये 92610। तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 3 साल के बाद, 92,610, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वाज हुज थीसिस। तो इसके अंदर आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट इज 35, ये है, तो इसका आंसर आएगा हमारा यमुना, घग्गर, सोन, गंडक एंड कोसी। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं रिवर गंगा की, वेस्ट टू ईस्ट, ये है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब यहाँ ये रिवर गंगा फ्लो कर रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर आने वाली ट्रिब्यूटरीज, कोई भी जो रिवर्स रहेंगी वो, तो यमुना, घग्गर, सोन, गंडक एंड कोसी। सिंपल सी बात है, आंसर इज ए। ये ही जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब कोई एक नदी आकर के मिल जाती है गंगा के अंदर, पहले उसका वो कहीं से चलती है लेकिन गंगा में आके मिल जाती है, तो वेस्ट टू ईस्ट गंगा कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिरती है गंगा। तो यहाँ पे ये आ जाएंगी, पहले यमुना ट्रिब्यूटरीज है, उसके बाद यमुना के बाद गंगा नदी के अंदर घग्गर नदी आकर मिलती है, उसके बाद सोन नदी आकर के मिलती है, फिर गंडक आकर के मिलती है, और फिर कोसी आकर के मिलती है। तो ये आंसर आएगा इसका ए, 35 आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो सर्कल हैं R1 एंड R2, यहाँ पे एरिया ऑफ बिगर सर्कल दे दिया है हमारा ये 693/2, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल। क्वेश्चन है हमारा ये, ओके। एरिया सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है πr², ओके। πr² जो है वो एरिया सर्कल का रहता है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि बिगर सर्कल का, हम बिगर सर्कल की जो रेडियस है उसको मान लेते हैं r, और स्मॉलर सर्कल की रेडियस को मान लेते हैं हम स्मॉल r, ओके। तो बिगर सर्कल का एरिया ही इन्होंने बता दिया कि πr², ये हो गया हमारा 693/2। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 693/2 इंटू 22.7, और ये हो जाएगा
यहां से r की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3, इसको बाय 11 इंटू 7, हमने इसको में 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, 11 से 11 कट गया, ये बचा और ये बचा। अब r है, वरना तो स्क्वायर रूट से होता ना, ये स्क्वायर है अभी। अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसका, तो r की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद 21/2, ठीक है। ये आ गई हमारी r की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके बीच की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये सर्कल है, ये पूरा जो रहेगा ये इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस, मतलब कि बड़े वाले का 2πr माइनस 2πr छोटे वाले का डिफरेंस कितना दे रखा है इसने, 22। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 2π इंटू r माइनस r इज इक्वल टू 22, ओके। तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद आएगा r माइनस r इज इक्वल टू 22/2π, r इज इक्वल टू माइनस 22/2π इज इक्वल टू r। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे, बड़े r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 21/2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 21/2 माइनस 22/2, पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, बाय 7 इज इक्वल टू r, ओके। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, ठीक है। ये होता है ना डायमीटर, ये हमारी रेडियस हो जाती है, और ये पूरा अगर हम कर लेंगे तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा d। तो डायमीटर क्या होता है, इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे दो सर्कल्स का डायमीटर हमें निकालना है, तो दो सर्कल्स का, एक का बड़े का रेडियस, बड़े वाली रेडियस प्लस छोटे वाली रेडियस बाय 2r। बड़े की वैल्यू क्या है 2 इंटू r की वैल्यू 21/2 प्लस 2 इंटू r, छोटे r के स्मॉल r की वैल्यू थी 7, 2 से 2 कट गया। इसको हम सोल्व करेंगे, 21 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इसके अंदर ये दे रखा है कि A1, A5, A10, A15, A20, मतलब ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी वैल्यू जो है ये 225 है। अगर हम मान ले इनको ऐड करते हैं सबको, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो इनका सम आता है 75। तो 75A इज इक्वल टू 225। तो A की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 3, ठीक है। अब अगर A की वैल्यू 3 आ जाती है तो ये सीक्वेंस कैसे बन जाता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, और ऐसे करके ये बनता रहेगा कि 3 की वैल्यू, जब A की वैल्यू 24 तक, हमें अब इस जो सीक्वेंस ये बन रहा है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा रहता है, एक सेकेंड, सम फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला था, जब हमें nth वैल्यू पता हो कि लास्ट वैल्यू की भाई हमें यहां तक 24 टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब nth टर्म हमारी क्या है, nth टर्म हमारी है 24/2,
फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, ए जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म है 24 माइनस 1 डी, डी इज ए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है इन सबके बीच में हमारा इज 3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 12 75 इंटू 12, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 900। तो आंसर इज 900, जो क्या है, सॉरी जो है सम हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके नेक्स्ट, under the constitution of India, which of the following statements are correct? The constitution is supreme, obviously this statement is correct, constitution हमारा supreme है ही, this statement is correct। next is there is a clear division of power between the union and the state government, yes, क्लियर पावर है, फेडरलिज्म है हम तो क्लियर पावर है, सेंटर की पावर्स अलग हैं, सेंटर स्टेट असेंबलीज हैं तो पावर तो अलग अलग है ही। थर्ड स्टेटमेंट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, बिल्कुल हमें अमेंडमेंट के लिए हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमें लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 2/3 हमारी मेजोरिटी के साथ अगर हमें वोटिंग मिलती है उसके बाद ही विद ड्यू प्रोसीजर ही हम अमेंडमेंट कर पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फोर्थ स्टेटमेंट है द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरन, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये यूनाइट है, हम अलग अलग नहीं है, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरन नहीं है, ठीक है, वो उनके पास पावर अलग है लेकिन अल्टीमेट पावर तो हमारी क्या है, यूनियन की ही रहेगी, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इवोक्ड टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है, कैन नॉट, ये जो चीज है ये गलत है, वी कैन इवोक द प्रीएम्बल टू डिटरमाइन फंडामेंटल राइट्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेरे ख्याल से 38 का आंसर रहेगा डी, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। Next is when the government ownership in public sector undertaking is dilute, it is called, we all know it's called disinvestment। Next is the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 provides for education to every child in the age group, this is 6 and 14, आंसर है डी, 6 से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा राइट टू एजुकेशन के अंदर एक्ट आया था 2009 के अंदर, वो प्रोवाइड करता है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको है ना फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो ये कौन से स्टेटमेंट जो है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो हमें ये क्वेश्चन देखना है कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द राज्यसभा, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ राज्यसभा में ही स्टेटमेंट दे, वो लोकसभा के अंदर भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो लोकसभा के अंदर स्टेटमेंट दी भी है, क्योंकि आज से पहले मोस्टली तो क्या होता है कि लोकसभा के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो लोकसभा के ही मेंबर रहे हैं, एमपी जो रहे हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें मैं आपको बताती हूँ, ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 months, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लोकसभा का मेंबर हमें तब बनना पड़ता है जब कोई मेंबर जो है वो कहीं किसी, ना तो लोकसभा का मेंबर होता है जो कैंडिडेट है और ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है, उस दौरान उन्हें विद इन 6 months मेंबर बनना पड़ता है। अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर वो लोकसभा के मेंबर बने, राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो भी
प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। देवगौड़ा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी ये राज्यसभा के अंदर एमपी थे जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। ओके तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा, ये स्टेटमेंट गलत है। डेफिनेटली वो बोल सकते हैं राज्यसभा के अंदर बजट, सॉरी लोकसभा के अंदर बजट के में वो बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि वो जिस राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो उसी राज्यसभा के लीडर रहेंगे। अगर वो लोकसभा के एमपी हैं तो वो लोकसभा के लीडर रहेंगे। अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनका जो वोट होगा, जो अपना वो वोट रखेंगे, वो नॉन कॉन्फिडेंस वोट मोशन के लिए या किसी भी मोशन के लिए उनका जो वोट होगा वो उसी हाउस में होगा जिस हाउस के वो मेंबर हैं। तो he will not be able to vote in favor his favor in the event of non confidence motion। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा के अंदर होती है और अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा के अंदर अपना वोट नहीं डाल सकते। वो उसी हाउस में अपना वोट डाल सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर हैं। तो आंसर इज डी, ये स्टेटमेंट ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग form the basic premises for developing the Indian Constitution? Okay, sorry. Which one of the following form the basic premise for developing the Indian Constitutions? We all know this, the Government of India Act 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हमारा बेसिक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हमारा बेसिक है, प्रीमाइस है, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज द मलीमात कमेटी लुक्ड एट वेज टू रिफॉर्म दी। मलीमात कमेटी जो थी वो 2003 के अंदर बनाई गई थी। ये किसके लिए? ये जो मलीमात जी थे ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जो थे वो चीफ जस्टिस थे और इनकी निगरानी में ये कमेटी बनी थी कि जो उस टाइम पे मतलब कि 2003 के अंदर जो क्रिमिनल सिस्टम है, प्रोसीजर्स हैं, तो उसके लिए जो पुलिस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं कि क्रिमिनल्स को कैसे टैकल करना है, उन सब चीजों के लिए कि फिर हमें ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, और उन सारी चीजों के लिए ये कमेटी उनके अंदर रिफॉर्म्स आने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इसका आंसर रहेगा बी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट इज next question. Okay, the question is what are the disadvantages of provident fund schemes? प्रोविडेंट फंड स्कीम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? मनी इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ। ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। कई बार क्या होता है कि मतलब कि हम अपना हमारा जो पीएफ है वो कटता तो रहता है, लेकिन जब रिटायरमेंट होती है उस टाइम पे तो वो ह्यूज हो जाता है। ठीक है भाई, हो जाता है, काफी सारा हो गया तो वो हमें मिल जाता है। लेकिन क्या जब हम पहले कभी अगर किसी को इंसान को पहले कोई बीमारी हो जाती है या बाय चांस अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई और ऐसी मतलब कि क्रोनिक डिजीज लग जाती है, उस टाइम तक उस पीएफ की इतनी वैल्यू नहीं बन पाती है, तो उसका कोई उतना फायदा मिल नहीं पाता है क्योंकि उतनी एक्यूमुलेशन ही नहीं हो पाती है उस टाइम तक। तो क्या है कि उस टाइम पे वो जो मनी जितना इकट्ठा हुआ होता है वो इतना एडिक्वेट नहीं रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ। अगर जल्दी ही नौकरी के तुरंत बाद या कुछ महीने कुछ सालों बाद अगर लग जाए तो वो उतना उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो ये जो चीज है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, एक नुकसान ही है एक तरह से। दूसरा, इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स। ये बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। कई बार क्या होता है कि एकदम से इन्फ्लेशन आ जाता है, लेकिन हमारी जो पीएफ की स्कीम है वो तो मतलब कि एक है ना कि भाई 5%, 10%, 12%, 20% जितनी भी स्लैब है उसकी उसके उस अकॉर्डिंग ही वो कटेगा, उतना ही हमें मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन एकदम से इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो उस चीज को कोप अप नहीं कर पाता, उस रेट से वो हमारा पीएफ तो बढ़ता नहीं है, तो उससे भी तो फिर हमारी जो सेविंग्स है वो खत्म ही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इट जनरेट्स फोर्स्ड सेविंग दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ये स्टेटमेंट कह रही है कि भाई मान लो हमारा गवर्नमेंट
को कुछ तो हमारे अकाउंट से रुपया कटता है, फिर कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनीज हो, कहीं से भी हो, तो उनके वो डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो जो पैसा एक्यूमुलेट होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उनका यूज कब जैसे भी वो इकट्ठा होता रहे, लेकिन फिर क्या है कि गवर्नमेंट उनका यूज डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर कर ले। भाई देश के किसी भी कोई प्रोजेक्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, कुछ भी देश के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें अगर वो उस पैसे को यूज करती है और बाद में उनका दे दिया जाता है, तो अगर वो गवर्नमेंट इस प्लान को यूज करे, तो कह रही है कि ये डिसएडवांटेज, आप बताइए ये डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? ऑब्वियस सी बात है, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारा पैसा काम आ रहा है देश के और उसका यूज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये कोई प्रोविडेंट फंड स्कीम की डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक एडवांटेज है जिससे हमारे देश की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो सही आंसर होगा इसका, जो डिसएडवांटेज है इस पीएफ स्कीम्स की, वो ये है फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर इज 1 and 2। नेक्स्ट इज okay, next question is 45. Beside resistance to pest, what are the other prospects for which plants have been genetically engineered? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पेस्ट से तो बचते ही हैं, पेस्ट से बचने के अलावा अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं प्लांट्स को, तो उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखे कि भाई इन चीजों के लिए उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है। टू इनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, बिल्कुल सही बात है कि वो जो ड्रॉट है, जो सूखा है, उसको बियर कर लें, उस चीज के लिए भी उसके लिए भी हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं। उसके बाद है टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशन बढ़े, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़े प्रोडक्ट की, तो उसके लिए भी हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज टू इंक्रीज टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप्स एंड स्पेस स्टेशन। नहीं, ये नहीं है। हम इस चीज को क्यों ध्यान में रखेंगे कि उनका फोटोसिंथेसिस स्पेसशिप के अंदर हो और स्पेस स्टेशन के अंदर हो? नो, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो ये चीज नहीं है। और द फोर्थ इज टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, ऑब्वियसली उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो, इसके लिए भी हम उनको जेनेटिकली इंजीनियर तो करेंगे ही। तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 4। 3 जो है वो 3 स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 45 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आज हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कारम।